पहला जो आर्टिकल है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। अभी सेंटर ने क्या प्रपोज किया है? सेंटर ने ये प्रपोज किया है कि 30,000 करोड़ का पुश दिया जाएगा। किसको? उड़ान स्कीम को। टॉपिक है ये आपका GS3। GS3 में भी एक सब टॉपिक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमी में ही आप एक सब टॉपिक पढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पार्ट है। ठीक है, तो व्हाट इज उड़ान? उड़ान को मॉडिफाई करने की बात चल रही है, उड़ान स्कीम को मॉडिफाई करने की बात चल रही है। आज का जो समय है, जो चेंजिंग टाइम्स हैं, जो आज की नीड्स हैं, उसके हिसाब से सिंक करने की बात चल रही है। ठीक है, पुराने जो चैलेंजेस थे उसके रेक्टिफिकेशन की बात चल रही है इस नए पुश। ठीक है, सो सेंटर इज स्टिल प्रोसेसिंग, मतलब अभी दिस होल थिंग इज इन पाइपलाइन। उड़ान जो स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होती है आप सबको पता है? दो टाइप की स्कीम्स होती हैं, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं और दूसरी सेंटर सेक्टर स्कीम होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होती है? पार्ट ऑफ द पेमेंट कम्स फ्रॉम द सेंटर एंड पार्ट ऑफ द पेमेंट कम्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर सेक्टर स्कीम्स होती हैं, दे आर 100% फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो उड़ान एक सेंटर सेक्टर स्कीम है जिसका काम क्या है? जिसका काम है एविएशन सेक्टर को डेमोक्रेटाइज करना। जो आपका एविएशन सेक्टर है उसको डेमोक्रेटाइज करना। एविएशन सेक्टर जो है आपका, या फ्लाइट्स हैं, उनको क्या देखा जाता था? उनको बहुत एलिट कंस्ट्रक्ट एक समय में देखा जाता था। एलिट कंस्ट्रक्ट, आम आदमी एक्सेस नहीं करता था इसको। उड़ान स्कीम के माध्यम से एविएशन सेक्टर को डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश की गई है कि जो नेटिव्स हैं, जो आम लोग हैं, वो भी क्या कर पाए? वो फ्लाइट्स का यूज कर पाए ट्रांसपोर्टेशन एज अ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। ठीक है, फ्लाइट की टिकट्स हैं जो इतनी महंगी हुआ करती हैं उसको नीचे लाया जाए। तो उड़ान इसीलिए आपका लॉन्च की गई कब? 2016 में लॉन्च की गई। ठीक है, 2016 में किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, मोका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। एंड इट्स अ सेंटर सेक्टर स्कीम। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसकी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है डेमोक्रेटाइजिंग सिविल एविएशन या एविएशन इंडस्ट्री। शुरू कब हो रही है? ये शुरू हुई है मतलब 2016 में, लेकिन इसको ऑपरेशनल कब किया गया है? 2016 में शुरू हुई है, लेकिन पहली जो फ्लाइट है वो आई है आपकी 2017 में। पहली फ्लाइट जो चली है वो शिमला से दिल्ली चली है। और पहली बार जब ये स्कीम आई है तो जो इसका लेआउट रहा है वो रहा है 8,000 करोड़ रुपए का। 8,000 करोड़। तो आप मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, आप क्या क्या काम करेंगे? इफ यू आर मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, आप एविएशन सेक्टर को डेमोक्रेटाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेंगे, क्या क्या इनिशिएटिव्स? वही सारे इनिशिएटिव्स यहां लिए गए। फ्लाइट्स महंगी क्यों है? सप्लाई ज्यादा नहीं है। सप्लाई ज्यादा नहीं है, डिमांड तो है, तभी तो टिकट्स महंगी है। तो एक तो सप्लाई बढ़ानी है। हर रूट पे फ्लाइट चलती नहीं थी 2016 तक, बड़े शहरों के बीच में। ठीक है, तो फोकस क्या रहा? जो अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड एरियाज हैं, या आपका अनसर्व्ड एरियाज हैं, वहां पे फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो शुरू किए जाए। वहां पे क्या किया जाए? फ्लाइट ऑपरेशन सर्व किए जाए। दो चीजें हमने देखी, अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड। अंडर सर्व्ड क्या? अंडर सर्व्ड वो एरिया जहां फ्लाइट चल तो रही हैं, लेकिन 10 फ्लाइट्स की आवश्यकता है तो वहां 5 फ्लाइट्स चल रही हैं। तो वहां पे उड़ान स्कीम के तहत उस अंडर सर्व्ड एरिया का जो पोटेंशियल है वो रीच किया जाए। मतलब 10 फ्लाइट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं तो 5 की बजाय आप 10 फ्लाइट चले। तो ये हो गया अंडर सर्व्ड। अनसर्व्ड क्या? अनसर्व्ड एरियाज वो थे जहां पर फ्लाइट्स ऑपरेट ही नहीं कर रही थी। थोड़ी बहुत डिमांड आ रही थी, लेकिन इतनी डिमांड नहीं आ रही थी कि कोई एयरलाइन कैरियर फ्लाइट्स को ऑपरेट करना शुरू करे। फ्लाइट ऑपरेट भी करना आप कब शुरू करेंगे? जब वहां पर एयरपोर्ट्स होंगे, एयर स्ट्रिप्स होंगे, एरोड्रम्स होंगे। तो हमारे पास सप्लाई डिमांड दोनों की कमी थी। सप्लाई डिमांड मतलब एक तो एयरपोर्ट्स भी नहीं है हमारे पास, एरोड्रम्स भी नहीं है, और जो फ्लाइट कैरियर्स हैं वो भी क्या है? वो भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि
इन द फर्स्ट प्लेस हमारे पास एयरपोर्ट्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं इन द गिवन प्लेस। तो उड़ान क्या कर रहा है, अंडर सर्व्ड अनसर्व्ड एरियाज को, जो टीयर 2 सिटीज हैं, टीयर 3 सिटीज हैं, ठीक है, जैसे क्या होता है, लखनऊ से सिर्फ लखनऊ वाले फ्लाइट नहीं पकड़ते हैं, आसपास की जो जिले हैं वहां से भी लोग आके यहाँ से फ्लाइट पकड़ते हैं, फिर कहीं अपने डेस्टिनेशन या यहाँ लैंड करते हैं, फिर वो ट्रेन से या घर से गाड़ी आना, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो उड़ान क्या करने की कोशिश कर रहा है, जो अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ एविएशन, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो पहली बार जब 2016 में ये लॉन्च की गई है स्कीम, तो 8,000 करोड़ का बजट रखा गया था, ठीक है, ये फेज 1 था। और धीरे धीरे हम कितने फेजेस देख लिए, 5 फेज देख लिए। 2023 में इसका 5वां फेज आया है, 2023 में 5वां फेज आया है, ठीक है, जो कि कब एंड कर रहा है, 2027 में एंड कर रहा है। तो 27 में जब ये पीरियड एंड हो जा रहा है, उसके बाद क्या स्कीम रहेगी, इसलिए ये पर्टिकुलर जो 30,000 करोड़ की स्कीम है, ठीक है, ये प्रपोजल जो चल रहा है इसलिए चल रहा है। अब 5 संस्करण क्यों आए हैं, 5 एडिशन क्यों आए हैं, क्योंकि ये क्या है, फीडबैक लूप मैकेनिज्म पे काम करता है। एक एडिशन आया मतलब 5 साल के लिए, 3 साल के लिए सरकारी स्कीम्स होती हैं, वो रन की जाती हैं, और उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और अगली संस्करण में, अगले एडिशन में उसको क्या किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है। जैसे शुरू किया गया खाली एयर स्ट्रिप से, लेकिन बाद में इसमें हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी, जैसे हिली टेरेन्स हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर क्या है, एयर स्ट्रिप्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो जो आगे के संस्करण आए उसमें हमको क्या देखने को मिला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कि इसमें हेलीपैड्स पे भी जोर दिया जाने लगा, ठीक है। अब हम कहां तक पहुंच गए हैं, अब हम ऐसी जगह पहुंच गए कि जैसे कई जगह हमको वाटर एरोड्रम्स चाहिए, क्योंकि अब क्या है, एम्फीबियन प्लेन्स भी आ रहे हैं। एम्फीबियन प्लेन्स क्या है, वो पानी में भी लैंड कर सकते हैं, जैसे आर्किपेलागोस है हमारे पास लक्षद्वीप में या आपका अंडमान्स में, तो वहां पर क्या है, आपको वाटर एयर स्ट्रिप्स भी चाहिए कि एम्फीबियन एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी लैंड कर पाए। तो बाद वाले जो एडिशंस आए उड़ान के, 2016 में ये शुरू हुआ है, 2023 में हमको क्या देखने को मिला, इसका 5th एडिशन है वो ला दिया गया। 5th एडिशन जो है उड़ान स्कीम का, दैट वुड एंड इन 2027, ठीक है। सो व्हाट नेक्स्ट, इसीलिए ये 30,000 करोड़ का जो पुश आया है, पुश प्रपोजल आया है, वो आया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। सो सून वी आर गोइंग टू सी व्हाट द 6th एडिशन कमिंग, ऑपरेशनलाइजिंग पोस्ट 2027, ऑपरेशनलाइजिंग पोस्ट 2027। तो उड़ान क्या है, आपको समझ में आ गया, उड़ान आरसीएस, उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये जो लार्जर पॉलिसी है, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एनसीएपी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। आया ये कब है, 2016 में पहली बार जो पहली फ्लाइट इंप्लीमेंट की गई है वो 2017 में की गई है, शिमला से दिल्ली। जो पहला प्रपोज बजट था 8,000 करोड़ का है, ठीक है। इसमें जो भी चैलेंजेस देखे गए उसको रेक्टिफाई किया गया है सब्सिक्वेंट एडिशंस में, 2.0 में, 3.0 में, 5. अभी जो फेज चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 5.0 का चल रहा है, विच वुड एंड इन 2027। सो व्हाट अबाउट दिस न्यू प्रपोजल, जो नया प्रपोजल आया है वो कितने का है, वो आपका 30,000 करोड़ रुपए का है, 30,000 करोड़ का पुश देने की बात की गई है, ठीक है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में मतलब, एक है आपका 18,000 करोड़ रुपए अलग रखे जाएंगे। इस 18,000 करोड़ से क्या होगा, नए एयरपोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे, न्यू एयरपोर्ट्स, ठीक है, नए एयरपोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे, मतलब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे। इंफ्रा में आप एक टर्म सुनते होंगे, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, और दूसरा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जो एकदम ग्राउंड से शुरू किए जाते हैं। एयरपोर्ट मतलब एकदम ग्राउंड से, किसानों से जमीन ली जा रही है, उसमें क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नया एयरपोर्ट बना रही है, एटीसी का टावर लग रहा है, टारमैक बिछ रहा है, बिल्डिंग्स आ रही हैं, पैसेंजर बिल्डिंग्स आ रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आ रही है। दिस इज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, जो एकदम स्क्रैच से शुरू किया जाता है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले से आपके पास कुछ लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, आप उसी को रिवैम्प कर रहे हैं, उसी को आप ओवरहॉल कर रहे हैं। सो दीज आर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। तो उड़ान जो है वो दोनों पे काम कर रहा है। उड़ान स्कीम जो है वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही है, मतलब एकदम नए एयरपोर्ट्स भी बना रही है, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो ब्राउनफील्ड हैं। ब्राउनफील्ड मतलब कहिए कनेक्टिविटी के लिए बस एक एयर स्ट्रिप बना दी गई और एक बिल्डिंग बना दी गई, एटीसी, और कुछ नहीं है उस एयरपोर्ट पे।
तो उड़ान के तहत उसको भी डेवलप किया जाएगा, उसको और बेहतर बनाया जाएगा कि पार्किंग लॉट लाएं, ठीक है, या वेटिंग एरियाज हैं, इस टाइप की जो एयरपोर्ट पे हम अमूमन फैसिलिटीज देखते हैं, ये सारी चीजें उड़ान के माध्यम से करने की कोशिश की गई है। सो इट वर्क्स ऑन बोथ दी एंड्स, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स एज वेल एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो नया पुश है, जो नया प्लान प्रपोजल है, उसमें क्या है, 30,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जिसमें 18,000 करोड़ नए एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए जाएंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ जो है वो आपके प्रपोज किए जाएंगे अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड एरियाज के लिए, ठीक है। मतलब वीजीएफ क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, वायबिलिटी गैप फंड, वीजीएफ क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड एरियाज के लिए। वीजीएफ क्या होता है, वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये टर्म आप पढ़ेंगे, जैसे 2-3 चीजें लिख लिए, वीजीएफ लिख लिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल लिख लीजिए, एसपीवी, ठीक है, किनारे, इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा। वीजीएफ क्या होता है, वायबिलिटी गैप फंड। बताइए, व्हाट इज वायबिलिटी गैप फंड? बताओ। देखिए, कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो एसेंशियल होती हैं, बहुत जरूरी होती हैं, बट दे आर नॉट इकोनॉमिकली वायबल। जैसे गांव में रोड जाना, एक्सप्रेस वे आपने बना दिया, लखनऊ दिल्ली, इसमें लोग चलते हैं, पैसे वाले लोग चलते हैं, एसयूवीज चलती हैं, वो टोल देके जो भी खर्चा है निकल जाता है। लेकिन गांव में अगर आप रोड बना रहे हैं तो क्या है, उसमें हो सकता है टोल्स के माध्यम से आपके पास पैसा ना आ पाए, जो भी उसको चला रहा है, प्राइवेट कंपनी को ठेका मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो पैसा ना निकाल पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि रोड नहीं बननी चाहिए, क्योंकि रोड क्या है, एक एसेंशियल प्रोजेक्ट है ग्रामीण भारत के लिए, रूरल इंडिया के लिए, इट्स एन इंपॉर्टेंट एसेंशियल प्रोजेक्ट। तो सरकार क्या करती है, इन पब्लिक गुड्स को फाइनेंस करने के लिए वीजीएफ बना देती है कि मान लीजिए 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, टोटल प्रोजेक्ट, लेकिन प्राइवेट कंपनी को लग रहा है हम इससे बस 4,000 करोड़ रुपए निकाल पाएंगे, तो सरकार 6,000 करोड़ रुपए का क्या बना देती है, एक वायबिलिटी गैप फंड बना देती है। 6,000 करोड़ जो है वो प्लग इन किए जा रहे हैं किस साइड से, सरकार की साइड से, 4,000 करोड़ है तो लगा रही है। तो इसमें भी हमको उड़ान में भी क्या देखने को मिला है, उड़ान में भी हमको ये देखने को मिला है, नॉट जस्ट इन दिस पुश फेज बट ऑल्सो इन दी अर्लियर फेज, कि वायबिलिटी गैप फंड्स हैं, वो इंस्टीट्यूशनलाइज किए गए हैं, वीजीएफ्स हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज किए गए हैं, जिसके माध्यम से जो अंडरसर्व्ड या अनसर्व्ड एरियाज हैं उनको पूरा किया जाए। अच्छा, पहले क्या है, इस पुश के पहले हमको क्या देखने को मिला था कि उड़ान जो है वो मतलब ऐसा नहीं कि इट जस्ट सॉ लिमिटेड सक्सेस, ठीक है, इन अ वे इट वाज एबल टू डेमोक्रेटाइज। काफी हद तक जो फ्लाइट्स हैं, आप खुद परसीव करते होंगे, जो फ्लाइट्स हैं वो अब काफी डेमोक्रेटाइज हो गई हैं, ठीक है, काफी डेमोक्रेटाइज, मतलब जो नंबर ऑफ फ्लायर्स हैं वो हमारे बढ़े हैं। उड़ान का फायदा क्या हुआ है, उड़ान का फायदा ये हुआ है कि वी हैव एडेड मोर देन 1.5 करोड़ पैसेंजर्स, ठीक है। उड़ान की वजह से करीब करीब 3.25 लाख नई फ्लाइट्स हमको देखने को मिली, 3.25 लाख नई फ्लाइट्स हैं वो हमको देखने को मिली, ठीक है। लेकिन उड़ान 5.0 तक भी हमको कई चैलेंजेस भी देखने को मिला है, वो चैलेंजेस क्या हैं, उड़ना आसान हुआ है लेकिन उतना भी आसान नहीं हुआ है। 2016 के बाद से फ्लाइंग हैज बिकम इजी, फ्लाइंग या सिविल एविएशन हैज बीन डेमोक्रेटाइज्ड, लेकिन अभी भी जो सर्ज हमने सोचा था, जो एंटिसिपेट किया था, वो सर्ज अभी भी नहीं आया है। तो अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे लो पैसेंजर डिमांड, पैसेंजर की जो डिमांड है वो अभी भी क्या है, बहुत ज्यादा नहीं आई। अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, लंबी दूरियां भी ट्रेन से, मतलब अगर फ्लाइट सस्ती होती तो शायद वो फ्लाइट ऑप्ट किए होते। जैसे लखनऊ दिल्ली जाना है तो लोग जो फ्लाइट अफोर्ड कर सकते हैं वो भी ट्रेन से चले जाते हैं, क्योंकि उतनी डिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहां से चेन्नई जाना है जैसे,
ठीक है, या मान लीजिए किसी को पिलग्रिमेज पे जाना है, ठीक है, तिरुपति जाना है, तो वो क्या करेंगे, वो नेचुरली स्पेशली ओल्ड एज पीपल दे वुड ऑप्ट फॉर व्हाट, फ्लाइट्स। अगर टिकट्स हैं वो एक उनको रैशनल प्राइस में मिल रहा है, बट अभी भी क्या हुआ है, हमको ये देखने को मिला है कि फ्लाइट्स सस्ती तो हुई हैं लेकिन उतनी सस्ती नहीं हुई, जिसकी वजह से एक लो पैसेंजर डिमांड हमको देखने को मिल रही है। दूसरी चीज क्या है, लैंड एक्विजिशन जो है वो अभी भी एक समस्या बना हुआ है। लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लैंड एक्विजिशन इज स्टिल अ पेन। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में नहीं समझ में आता है, लेकिन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में लैंड एक्विजिशन स्टिल अ पेन पॉइंट। तो इसकी वजह से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन है वो कम हुआ है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो हमने रिवैम्प कर लिया है, बट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, नए जितने इंस्टीट्यूशनलाइज होने चाहिए थे वो नहीं हुए, नए एयरपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं जिस तर्ज पे आने चाहिए थे। पुराने जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो तो हमने वो रिवैम्प कर दिए क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हमारे पास जमीन थी, लैंड रिसोर्सेस थे, बट सो इज नॉट द केस विद ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तीसरा क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस अभी भी बहुत ज्यादा है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं एयरलाइन कैरियर्स के ऊपर, वो अभी भी बहुत ज्यादा है। जैसे एटीएफ है, एटीएफ क्या होता है, एयर टर्बाइन फ्यूल। आप जो पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ी में भरवाते हैं, सेम फ्यूल फ्लाइट्स में नहीं होता है, वहां अलग ऑक्टेन लेवल चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, एटीएफ। एटीएफ पे टैक्सेस हैं, ठीक है, दे आर है। फिर जो हैंगर चार्जेस हैं, हैंगर चार्जेस क्या होते हैं, जैसे पार्किंग होती है ना गाड़ियों की, तो पार्किंग लॉट में हम पार्क करते हैं, फ्लाइट्स जो होती हैं वो एयरपोर्ट पे एक कंपाउंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हैंगर कहते हैं। तो हैंगर चार्जेस हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। एयर टर्बाइन फ्यूल है, उस पर जो टैक्सेस हैं वो भी बहुत ज्यादा है। जो पैसेंजर हैंडलिंग चार्जेस हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एयरपोर्ट्स चार्ज करते हैं, वो अभी भी बहुत ज्यादा है। तो एयरलाइन कैरियर्स को हमको क्या करना है, इंसेंटिवाइज करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये सारी प्राइजेस को ऊपर रख के इनको डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो वो अपनी जेब से तो देंगी नहीं, वो टैक्सेस तो दे देंगी एयरपोर्ट्स को या चार्जेस दे देंगी, लेकिन वो चार्ज किससे करेंगी, सब कुछ कंज्यूमर पे पड़ेगा। कंज्यूमर पे पड़ेगा मतलब फ्लाइट के टिकट्स हैं वो क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं बताइए। एयरलाइंस को लेके लीजिंग इंडस्ट्री है वो हमारे यहाँ उतनी वृहद नहीं, उतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। जैसे एयरलाइन कैरियर्स क्या करते हैं, कुछ फ्लाइट्स ओन करते हैं और कुछ फ्लाइट्स हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर से लीज पे लेते हैं। तो यूरोप में, यूएस में, कनाडा में, जो एंग्लो सैक्सन स्फीयर है, वहां पर हमको ये देखने को मिलता है कि लीजिंग इंडस्ट्री है वो बहुत एफिशिएंट है। उनके पास नंबर ऑफ प्लेन्स हैं, शॉर्ट नोटिस पे प्लेन मिल जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एप्रोप्रिएट लीजिंग इंडस्ट्री नहीं है, साथ ही साथ हमारे पास सूटेबल एयरक्राफ्ट भी नहीं है। सूटेबल एयरक्राफ्ट भी नहीं है। हम मोस्टली क्या ऑपरेट करते हैं, एयरबस 320, A320, जो इंडिगो की फ्लाइट्स वगैरह देखते हैं वो क्या होती है, मोस्टली आप देखेंगे हम एयरबस 320, बोइंग्स भी हैं हमारे पास। लेकिन कई जैसे हिली ट्रैक्स हैं, हिली टेरेन्स हैं, वहां पर आप इतने बड़े प्लेन्स नहीं उतार सकते हैं। उत्तराखंड में मान लिया आपको एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट डेवलप करना है, तो वहां आपको क्या चाहिए, 12 सीटर 14 सीटर प्लेन्स चाहिए, ठीक है, वो हमारे पास उतने नहीं है। सो वी ऑल्सो लैक सूटेबल एयरक्राफ्ट। हमको एंडमन्स में, लक्षद्वीप में क्या चाहिए, एम्फीबियन प्लेन्स चाहिए। एम्फीबियन प्लेन्स क्या, जो पानी पे भी उतर लेते हैं, ठीक है, तो वो भी हम लैक करते हैं। छोटे एयरक्राफ्ट हैं हम वो लैक करते हैं, ठीक है। हिमालयन स्टेट्स हैं, वहां पर हमको क्या चाहिए, स्मॉल स्मॉल बट वेरी पावरफुल जेट, क्योंकि वहां टर्बुलेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वहां टर्बुलेंस, तो जैसे एल्प्स आप जाएंगे, स्विट्जरलैंड वगैरह, तो वहां पे क्या है, छोटे एयरक्राफ्ट हैं बट दे आर वेरी पावरफुल। तो वहां पे क्या होता है, टर्बुलेंसेस कम होते हैं, एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छी होती है। So we also lack suitable aircrafts. So these are certain challenges. These are the certain challenges which we have seen over 5 editions of उड़े देश का आम नागरिक RCSS की। इसी को रेक्टिफाई करने के लिए क्या आया है हमारे पास, ये 30,000 करोड़ का पुश प्लान, which would suitably translate to what, उड़ान 6.0 स्टार्टिंग में पोस्ट 2027। इसमें 18,000 करोड़ रुपए हैं वो नए एयरपोर्ट्स के लिए, और 12,000 करोड़ रुपए हैं वो ईयर मार्क किए गए हैं अंडरसर्व्ड अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स के लिए, ठीक है। इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग की भी प्रोविजंस हैं कि जो भी शॉर्टफॉल होगा प्रोजेक्ट में, जो भी शॉर्टफॉल होगा, दैट वुड बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट, सरकार है वो खर्चा उठाएगी, ठीक है।
मेजर हाइलाइट्स क्या हैं? व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स या मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन? मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अभी डेलिब्रेशन चल रहा है, अभी डेलिब्रेशन चल रहा है, प्रोविजंस आए नहीं है, लेकिन मेजर पॉइंट्स क्या हैं इसके? एक तो है कि नए 120 डेस्टिनेशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशनलाइज किए जाएंगे। मतलब नए 120 एयरपोर्ट्स, एयर ड्रम्स, एयर स्ट्रिप्स, वाटर एयर स्ट्रिप्स, वाटर एयरोड्रम्स, इस टाइप के नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंस्टीट्यूशनलाइज किए जाएंगे ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स, ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है? मोर देन 1.5 करोड़, 1.53 या 1.56 करोड़ पैसेंजर्स हैं, वो हमने ऐड किए हैं, नए पैसेंजर्स उड़ान स्कीम के बाद। ठीक है, लेकिन अब क्या है? अब पुश है, अब ये 30,000 करोड़ जो हम खर्चा कर रहे हैं, सरकार जो खर्चा कर रही है, उसके थ्रू सरकार चाह रही है कि 4 करोड़ नए पैसेंजर्स जो हैं वो ऐड किए जाए, 4 करोड़ न्यू पैसेंजर्स। ठीक है, तीसरा क्या है? प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन पे, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन पे जोर दिया गया। ठीक है, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा हम पीपीपी मॉडल है के माध्यम से नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए प्रोजेक्ट, चाहे वो ब्राउनफील्ड हो, चाहे वो आपके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हो, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करता है। ठीक है, सो दीज आर मेजर पॉइंट्स, these are major points which have been talked about in this new proposal, 30,000 करोड़ proposal, जिसमें 18,000 12,000 करोड़ की दो मार्किंग है। 18,000 करोड़ किस लिए? नए एयरपोर्ट्स डेवलप करने के लिए। ठीक है, दूसरा 12,000 करोड़ क्यों? अंडरसर्व्ड अनसर्व्ड एरिया को केटर करने के लिए, जिसमें नए एयर स्ट्रिप्स बनाए जाएंगे। ठीक है, एरोड्रम्स बनाए जाएंगे, वाटर एरोड्रम्स बनाए जाएंगे, एटीसी बनाया जाएगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो मतलब एंड टू एंड, मतलब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेन्स भी होने चाहिए, हमारे पास ग्राउंड लेवल पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारे पास लैंडिंग और टेक ऑफ फैसिलिटीज हैं, वो भी होनी चाहिए। दिस इज द आइडिया बिहाइंड, दिस इज द आइडिया बिहाइंड न्यू प्रपोजल। अब क्या है, क्या पॉजिटिव्स हैं? व्हाट आर द मेरिट्स और पॉजिटिव्स of robust aviation industry? मजबूत नागरिक उड्डयन क्षेत्र क्यों आवश्यक है? इसके क्या फायदे हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इट वुड पुश इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। बगल में देख लिया नोएडा, कौन सा एयरपोर्ट आ रहा है? जेवर, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, जौहरी करवा दीजिए सीधी। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट आया तो क्या हुआ? जमीनें महंगी हुई, अब 5 स्टार होटल्स भी आ रहे हैं, नई नई टाउनशिप आ चुकी हैं, जहां पर बीघे के भाव रेट बिकता, मतलब बीघे के टर्म्स में जमीन बिकती थी, अब कैसे बिक रही है? स्क्वायर फीट के टर्म्स में। 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, हयात आ रहा है, रेडिसन आ रहा है। ठीक है, अच्छे होटल्स आ रहे हैं, अच्छे टाउनशिप्स आ रहे हैं आसपास, वो पूरा एरिया है वो आपका डेवलप हुआ। कितनी एम्प्लॉयमेंट आई? ठीक है, कितनी एम्प्लॉयमेंट आई उस एरिया में, कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे क्या है, वो एक सब टाउनशिप आ जाएगी, एक तरीके की टाउनशिप डेवलप हो जाएगी। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन अर्बनाइजेशन, इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट को भी पुश देता है ये, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या हो गई? मतलब जो एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड पायलट्स हो गए, एयर होस्टेस, स्टीवर्ड्स, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ, ये इन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिली। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या हो गई? जैसे आपने अयोध्या में एयरपोर्ट बना दिया, तो लोग पहले भी पहुंच रहे थे, लेकिन अब दूर दूर से लोग पहुंच पाएंगे। ठीक है, प्लस जो फ्लाइट से आ रहा है तो उसकी जो पेइंग प्रोपेंसिटी है वो भी ज्यादा होगी, वो भी ज्यादा होगी, तो दे विल स्पेंड मोर।
तो पहले जैसे मोटेल्स थे तो अच्छे होटल्स आने लगेंगे, पहले 3 स्टार होटल्स थे तो 5 स्टार होटल्स भी बनने लगेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ सॉर्ट्स, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये भी क्रिएट करेगा। और बताइए, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा इंडिया के, इंडिया जो है वर्ल्ड मैप पे आएगा, इंडिया जो है वर्ल्ड मैप पे आएगा। ट्रेड लॉजिस्टिक्स हैं वो इजी हो जाएंगे, वो एफिशिएंट हो जाएंगे। ट्रेड लॉजिस्टिक्स मतलब एयर कार्गो, एयर कार्गो भी आसान होगा। अभी क्या है, माल आप कैसे भेजते हैं, सामान ट्रेडर्स हैं वो ट्रेन से भेजते हैं, ठीक है, या 10 पहिए से भेजते हैं, बड़ी लॉरीज से भेजते हैं। अब क्या है, एयर कार्गो के माध्यम से भी जल्दी सामान, जैसे नहीं डीटीडीसी वगैरह हैं, कोरियर सर्विसेज हैं, वो भी क्या है, कम समय में सामान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचा पाएंगे। तो ट्रेड लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन है वो भी मजबूत होगी, आपूर्ति श्रृंखला है उस वो भी सुदृढ़ होती जाएगी। और क्या चीजें हैं, इमरजेंसी सिचुएशन या मेडिकल सिचुएशन है, उससे कोप अप करने में आसानी रहेगी। एयर एम्बुलेंसेस आप चला पाएंगे, जैसे मान लिए नॉर्थ ईस्ट में किसी कोई मरीज है, उसको बहुत शॉर्ट नोटिस पे दिल्ली के एम्स लाना है, दिल्ली के एम्स लाना है, तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स ज्यादा ऑपरेशनल रहेगी, तो क्या होगा, he'd be able to come to Delhi faster, ठीक है। तो इट वुड ऑल्सो हेल्प इन इमरजेंसी एंड मेडिकल सिचुएशन। और बताइए, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई पॉइंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डुअल यूज, डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर स्ट्रिप्स बना रहे हैं तो एयरबस 320 पैसेंजर को भी लेके उतर रही है बॉर्डर एरियाज में, चाइना बॉर्डर पे, अरुणाचल सेक्टर पे, ठीक है। लेकिन समय आने पे हम क्या कर सकते हैं, अपना सुखोई भी उतार सकते हैं, समय आने पे हम क्या कर सकते हैं, रफेल भी उतार सकते हैं। तो दिस ऑल्सो ऑगमेंट्स व्हाट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है जैसे, तो इसमें एक पॉइंट और हो गया कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है उसको भी पुश किया जाएगा, उसको भी पुश मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, अभी क्या है, नॉर्थ ईस्ट कटा कटा था बहुत समय से, बहुत समय से, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से हमको क्या देखने को मिला कि नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है, पिछले 10-12 साल से गवर्नमेंट गवर्नमेंट या दिल्ली की कंसाइंस में आ चुका है कि अब हमको क्या करना है, जो पूर्वोत्तर भारत है उसको उसको भी विकसित करना है, वहां पे भी विकास जरूरी है, वहां पे भी रोड्स बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमको क्रिएट करना है। तो दीज आर सर्टेन मेरिट्स ऑफ पूरे देश का आम नागरिक, ठीक है। अगला आर्टिकल है अमेंडमेंट टू प्लांट वैरायटी एक्ट। अभी शिवराज चौहान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने क्या बोला है कि प्लांट वैरायटी एक्ट जो है उसमें हम जल्दी ही अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, वी आर सोइंग गोइंग टू अमेंड द पीपीवी एफआरए, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, ठीक है। ये है आपका, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, प्लांट वैरायटी एक्ट कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट। कब आया था ये एक्ट, 2001 में आया था। तो कृषि मंत्री ने क्या कहा है, जो ये प्लांट वैरायटी, इसको शॉर्ट में कहते हैं प्लांट वैरायटी एक्ट, पीपीवी एफआर एक्ट 2001, ठीक है, 2001 में आया था। और अब क्या है, 20 साल से, मोर देन 2 डिकेड्स हैव पास्ड। तो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने, इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान ने क्या बोला है, उन्होंने ये कहा है कि अब समय आ गया कि हम इसको अमेंड करें, इसमें संशोधन की आवश्यकता है, कि आज की जो आवश्यकताएं हैं, आज की जो चेंजेस हैं, ठीक है, जो साइंटिफिक चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के जो चेंजेस आ रहे हैं, आईपी रेजीम, आईपी फॉर्मेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके फॉर्मेट में जो चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब से ये एक्ट जो है वो पुराना हो चुका है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अमेंड करके आजकल की रियलिटीज के साथ सिंक में लाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द इंडियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, ठीक है। तो प्लांट वैरायटी एक्ट है क्या बेसिकली, व्हाट इज दिस एक्ट अबाउट,
ये एक्ट है जो क्या कर रहा है, दो चीजों को बैलेंस करता है। एक तो इट लेज डाउन अ फ्रेमवर्क, इट लेज डाउन अ फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, वो ले आउट करता है फॉर न्यू प्लांट वेराइटीज, न्यू प्लांट वेराइटीज, कि जो नई प्लांट की वेराइटीज बन रही हैं, नए सीड्स जो बन रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, प्राइवेट कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट करके बना रही हैं, इनोवेशन करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उनकी, क्योंकि मानिए मैं साइंटिस्ट हूं, मैं अपने प्राइवेट लैब में एक कोई सीड बना दिया, ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है, तो मैंने उस पर 2 साल 3 साल मेहनत किया ना, तो ये क्या हो गई, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, आई शुड बी गेटिंग रॉयल्टी, इसको कोई चोरी ना कर ले और मेरे नाम से बेचने ना लगे, तो माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शुड बी प्रोटेक्टेड और नॉट, होनी चाहिए ना, तभी लिखा रहता है ना, जैसे बुक आपने लिख दी, आपने बुक लिखी 5 साल मेहनत करके, तो आपका कॉपीराइट लगता है, अब इसको कोई चुराता है तो क्या होता है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये ट्रांसग्रेशन है, आप कोर्ट जा सकते हैं। तो कोर्ट क्यों जा सकते हैं, क्योंकि एक फ्रेमवर्क है वो ले डाउन किया गया, एक फ्रेमवर्क है वो ले डाउन किया गया, हमारे पास खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क है, कॉपीराइट्स एक्ट, ठीक है, डिजाइन एक्ट होते हैं, या मान लीजिए कोई म्यूजिक कंपोज कर रहा है, तो उस वो भी क्या कर सकता है, अपनी कोई धुन बनाई तो उसका भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले सकता है। तो कैसे ले सकता है, कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसी के तहत लिया जाएगा, ठीक है। तो पीबी एक्ट जो है वो क्या कर रहा है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट वेराइटीज वो ले डाउन कर रहा है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये जो फार्मर्स के राइट्स हैं, फार्मर्स के जो राइट्स हैं उनको भी क्या कर रहा है, उनको भी सेफ गार्ड कर रहा है, उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कल वाला जो एक्ट था उसमें क्या बैलेंसिंग थी, डीपीडीपी एक्ट कहा था ना हमने, तो हमको इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट है वो भी पुश देना है, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री को या गवर्नमेंट को, इकोनॉमी एक्टिविटीज जो हैं उसको एक्सपेंड करने में एक चीज, दूसरा क्या है, दूसरा ये भी है कि भाई किसी की राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन ना हो, तो डीपीडीपी एक्ट क्या कर रहा है, दोनों चीजों को बैलेंस कर रहा है। पीवी एक्ट जो है, प्लांट वैरायटी एक्ट, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट, ये क्या कर रहा है, ये नए प्लांट वैरायटी, मतलब जो इनोवेटर्स हैं, जो ब्रीडर्स हैं, जो नई सीड ब्रीड करते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफगार्ड कर रहा है एक साइड, और इसको बैलेंस कर रहा है कैसे, फार्मर्स राइट के साथ, क्योंकि फार्मर्स के भी कुछ राइट्स हैं, उनको भी सेफगार्ड करना इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स राइट क्यों, क्योंकि फार्मिंग जो है या एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ठीक है। इंडिया जो है वो अभी भी क्या है, एग्रेरियन इकोनॉमी तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जो बल्क एम्प्लॉयमेंट है वो भी कहां से आती है, एग्रीकल्चरल और एलाइड एक्टिविटीज से आती है। तो हमको अपने जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको भी सेफगार्ड करना है। हमको बस जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनियां हैं, माइको है या आपका मोनसेंटो है, खाली इनके इंटरेस्ट नहीं देखना है, लेकिन इनके इंटरेस्ट भी ट्रांसग्रेस नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि फिर ये इनोवेशन रोक देंगे, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कम करना शुरू कर देंगे, इंडिया में अपने ऑपरेशंस हैं उसको श्रिंक करने लगेंगे, ठीक है। सो आइडिया इज व्हाट, आइडिया वाज टू ब्रिंग अ लॉ जिससे ये दोनों चीजें हम क्या कर पाए, दोनों चीजों को हम बैलेंस कर पाए। जो ब्रीडर्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं जो सीड्स बनाती हैं, यही सीड्स फिर किसानों के पास जाती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, पैदावार बढ़ती है, ठीक है, तो उनकी रेम्यूनरेशन है वो भी बढ़ती है, तो ये भी जरूरी है इंडिया के लिए। और फार्मर्स के जो राइट्स हैं वो भी जरूरी है। फार्मर्स के राइट्स क्या हो सकते हैं, कई टाइप के राइट्स हैं, तो उनको सब्सिडी मिले, ठीक है। फिर क्या है, बहुत सीड्स बहुत महंगी ना मिले, अमेरिका का फार्मर खरीद सकता है महंगी सीड्स, इंडिया का फार्मर क्या है, 4 कट्ठे 8 कट्ठे 2 बीघे 3 बीघे वाला है, वो महंगी सीड्स नहीं खरीद सकता है। कई फार्मर्स के यहाँ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, मतलब खुद उगाते हैं खुद खा लेते हैं, उनके पास बेचने का भी नहीं रहता है, तो महंगी सीड्स खरीद ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमको फार्मर्स राइट्स भी प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरी चीज क्या हो जाती है, तीसरी चीज ये हो जाती है कि इंडिया में सीड्स को कम्युनिटी रिसोर्स की तरफ ही देखा जाता है, इनको हम कम्युनिटी सीड्स भी कहते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, आपस में एफपीओ के माध्यम से, या कोई किसान है जो थोड़ा बहुत खुद के लेवल पे इनोवेशन करता है, वो क्या करता है,
खुद से हाइब्रिडाइज कर, मतलब क्या कहते हैं, नई वैरायटीज खोज लेता है। ग्राफ्टिंग आ गई है, राइजोम्स है, लेग्यूम्स का यूज करके वो खुद सीड्स की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव कर लेता है। ठीक है, अब वो क्या है, वो आईपी फ्रेमवर्क से बाहर है, उसको नहीं पता है कि मैं, ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कम्युनिटी सीड्स क्या है? कम्युनिटी सीड्स मतलब फार्मर्स द्वारा जो इवॉल्व किए गए हैं वो हैं, लेकिन फार्मर्स को ये नहीं पता है, उतना मतलब जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज होती है, हमको क्या करना चाहिए, ये रजिस्टर करा लेना चाहिए सरकार से। ठीक है, तो पता चला कम्युनिटी सीट्स उन्होंने डेवलप की, और किसी प्राइवेट कंपनी को पता चला कि उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में ये सीट डेवलप की गई है, और इस पे अभी तक किसी ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं लिए हैं। तो क्या कर सकते हैं, वो लेके खुद के नाम पे पेटेंट करा सकते हैं, खुद के नाम पे पेटेंट। अब डेवलप किसने किया? फार्मर्स ने, लेकिन इसका यूज कौन कर रहा है या मिसयूज कौन कर रहा है? जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो। तो दूसरी चीज है कि हमको फार्मर राइट्स हैं वो भी सिक्योर करने हैं, कि जानकारी का अभाव है, बावजूद इसके कुछ रिकॉग्निशन मिले कि ये कम्युनिटी सीट्स हैं जिसको इंडिया के फार्मर्स ने डेवलप किया है। तो जो ये एक्ट आया था, दैट प्राइमरीली एम टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन फ्रेमवर्क फॉर न्यू प्लांट वैरायटीज एज वेल एज सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, कि दोनों चीजें हमको बैलेंस करनी है, ना यहां फॉल्टर करना है, ना हमको इस पॉइंट पे फॉल्टर करना है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या सोचा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ये सोचा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2 डिकेड से ज्यादा हो, 2001 में आया था ये एक्ट, और उसके बाद से हमको नए चेंजेस देखने को मिले हैं, कई सारे नए चेंजेस देखने को मिले हैं। बायोटेक के रेल में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, नए इनोवेशंस हुए हैं, नए सीड्स आए हैं, नए ग्राफ्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो पुराना जो एक्ट है, 2001 का बना हुआ एक्ट है, वो इन सारी चीजों को उतना इफेक्टिवली या उतना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं करता है। एक चीज ये हो गई। दूसरा चीज हुआ, उन्होंने ये देखा कि अभी हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बढ़ते गए हैं। पिछले 25 साल में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बढ़ते गए हैं। पहले किसान हुआ करते थे, अब नए एफपीओज भी बन गए हैं, नंबर ऑफ एफपीओज हैं वो बढ़ते गए हैं, वो और ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। एफपीओ क्या होता है? फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। ठीक है, एक तरीके का यूनियन हो जाता है। अब ये क्या है, अब ये और ज्यादा सशक्त हो गए, इनका जो नंबर है वो बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स भी बढ़ गए हैं। बाहर की कंपनियां भी क्या है, बाहर इंडिया में आके ऑपरेट कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, डेवलपमेंट, या इंडियन डोमेस्टिक स्पेस में भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका जो नंबर है वो क्या हो गया है, वो बढ़ गया है। तो व्हाट वी हैव सीन इज कि नए हितधारक भी आ गए, नए स्टेक होल्डर्स हैं वो भी क्रिएट हो गए। ठीक है, तो पुराना जो एक्ट है वो जस्टिस नहीं कर पा रहा है, जो पुराना एक्ट है वो जस्टिस नहीं कर पा रहा है। तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए, ठीक है, या पुराना जो एक्ट है उसके जो प्रावधान है, उनके जो प्रोविजंस हैं, उसको रिव्यू करने के लिए, रिविजिट करने के लिए, उसकी पुनरावृत्ति के लिए, समीक्षा के लिए, ठीक है, अभी क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक कमिटी बनाई है, आर.एस. परोड़ा कमेटी, आर.एस. परोड़ा कमेटी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पर से, लेकिन अगर बात करें स्पेसिफिक एजेंसी तो वो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी। ठीक है, उसके द्वारा ये आर.एस. परोड़ा कमेटी बनाई गई। एक्ट है, एक्ट के तहत एक प्रोविजन भी है कि एक अथॉरिटी भी बनाई जाएगी जो ओवरसी करेगी। जैसे कल हमने क्या देखा था, डीपीडीपी एक्ट आया है, वो कौन सी अथॉरिटी बनाया है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, डीपीबीआई, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे ही जब पीपीवी एफआरएआई एक्ट आया है तो उसने एक बॉडी बनाई है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी। ठीक है, तो अभी एफआरए ने क्या किया, ये बनाई क्यों गई अथॉरिटी इन द फर्स्ट प्लेस? 2001 में इसका प्रावधान था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि ऊपर जो भी फंक्शंस हैं इस एक्ट के तहत उसको ठीक से एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि नहीं, उनका जो क्रियान्वयन है वो प्रभावी रूप से हो रहा है कि नहीं, वो ओवरसी करने के लिए अथॉरिटी बनाई गई। तो नए चैलेंजेस आए हैं, पुराने लॉ को रिव्यू करने की जरूरत है। ठीक है, जो नए टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से नए अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत है।
ये सब आइडेंटिफाई करके पीपीवी-एफआरए ने क्या किया, आर.एस. परोड़ा कमिटी है वो गठित की। आर.एस. परोड़ा कौन है? एक सीनियर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, ठीक है। उनकी अध्यक्षता में डिसाइड किया जाएगा या मेजर पॉइंट्स हैं वो आपके डिस्कस किए जाएंगे। सो व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स विच वुड बी टेकन अप? ये द हिंदू की न्यूज है, ठीक है। द हिंदू से हमने ये टॉपिक उठाया, मेजर पॉइंट्स। व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स विच आर.एस. परोड़ा कमिटी वुड लुक इनटू? (2001) के एक्ट में जो चीजें थी उस समय सोच के डाली गई होंगी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, एक्ट ऑलरेडी है हमारे पास, अब हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। जैसे मकान हम बना देते हैं 20 साल 25 साल पुराना, लेकिन उसको क्या करते हैं, समय समय पे रेनोवेट कराते रहते हैं, पेंट कराते रहते हैं, डेंटिंग पेंटिंग होती है। आइडिया इज टू अपकीप द प्रॉपर्टी, सो इज द केस विद दिस एक्ट ऑल्सो, ठीक है। परोड़ा कमिटी गठित की गई है नए जो चेंजिंग रियलिटीज हैं, जो नीड्स हैं, उनको सूट करने के लिए। तो मेजर पॉइंट्स हैं, मेजर जो पॉइंट्स हैं विच दिस कमिटी वुड लुक अपॉन, एक है revising the definition of variety, revising the definition of variety, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी है ना, एक्ट का नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी फार्मर्स राइट्स एक्ट, ठीक है। तो वैरायटी में अब क्या है, अब नए जीनोटाइप्स हैं वो भी ऐड किए जाएंगे, क्योंकि 25 साल में हमको क्या देखने को मिला है, नए डेवलपमेंट्स, नई एडवांसमेंट देखने को मिली है। तो इसकी वजह से नए जीनोटाइप्स भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। लैब में बनाई जा रही हैं सीड्स, हाइब्रिडाइजेशन है वो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है। तो कुछ जीनोटाइप्स जो हम अभी यूज कर रहे हैं वो क्या था, वो पुराने वाले एक्ट में कवर्ड नहीं थी। अभी क्या है, वैरायटी की जो डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, उसको ब्रॉडन किया जाएगा, उसको ब्रॉडन किया जाएगा। दूसरी क्या चीज है, टर्म जो इंस्टीट्यूशन यूज है एक्ट में, इसको भी एक्सपेंड किया जाएगा। 2001 में क्या था, उतनी तेजी से प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, तो एक्ट का फोकस किस पे था, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। अभी क्या है, पीपीपी मॉडल आ चुका है, प्राइवेट सेक्टर है, बाहर की डोमेस्टिकली भी ऑगमेंटेशन हमको देखने को मिला है। नंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज आल्सो एक्सपेंडेड, इंडियन सेटअप्स, स्टार्टअप्स जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो भी बढ़े हैं, और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक आई है। बाहर की भी कंपनियां हैं वो एग्रेरियन सेक्टर में इंडिया में रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन कर रही है, ठीक है। तो दे वर आउटसाइड द एम्बिट, क्योंकि 2001 में ऐसा नहीं था। तो इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन को भी ऑल्टर करने की बात की गई है, मतलब परोड़ा कमिटी वुड लुक इनटू द डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस एज वेल, कि इसमें क्या इंक्लूड करना है। एक्सक्लूजन तो कुछ नहीं रहेगा, पुरानी चीजें रहेंगी, लेकिन जो नई एंटिटीज ऐड हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इंक्लूड की जाएगी। तीसरा क्या है, डेफिनेशन ऑफ सीड्स, डेफिनेशन ऑफ सीड्स। दो 2001 वाला जो एक्ट है वो बात किसकी कर रहा है, बस ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल सीड, आप सीड सोचते हैं तो क्या आता है आपके दिमाग में, बीज, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, सीड का काम क्या होता है, प्लांट को ग्रो करना, प्लांट को ग्रो करना। लेकिन क्या सिर्फ सीड से प्लांट ग्रो किए जाते हैं, आज के समय में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, सीडलिंग्स भी इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। ट्यूबर है, जैसे आलू है, आलू में ट्यूबर होता है, उससे भी आप देखेंगे पुराना आलू रखा रहता है तो क्या होता है, नया फूल निकल आता है उस पर। तो ट्यूबर को भी अब सीड की डेफिनेशन में ऐड किया जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, बल्ब्स हैं, बल्ब्स मतलब जैसे गार्लिक आपने देखा होगा, लहसुन, लहसुन में बल्ब्स होते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रूट्स हैं, रूट्स से भी आप क्या कर सकते हैं, प्लांट को रीग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और बताइए, टिश्यू कल्चर का बहुत यूज हो रहा है, टिश्यू कल्चर, ग्राफ्टिंग है, तो प्लांट को ग्रो रीग्रो करना खाली सीड्स के माध्यम से नहीं होता है, ये इन माध्यम से भी, सीडलिंग्स, ट्यूबर, बल्ब्स, रूट्स, टिश्यू कल्चर, ग्राफ्टिंग, इन सारी चीजों से भी। जैसे गन्ना आपने देखा होगा, उसको ऐसे काटा जाता है, फिर इंसर्ट किया जाता है, फिर क्या है, आपको नया प्लांट मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है,
आप बिना सीड के, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सीड के नई प्लांटेशन कर रहे हैं, नई प्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सीड्स का डेफिनेशन जो 2001 वाला है उसको भी ऑल्टर करने की बात की गई है, उसको भी आपको ऑल्टर करने की बात की गई है, ठीक है। फिर बात किया गया है अब्यूजिव एक्ट, रिविजिटिंग। पुराने प्रोविजन में था, क्या था, अब्यूजिव एक्ट टर्म जो है वो यूज था, ठीक है, अब्यूजिव एक्ट। तो इसमें क्या है कि प्राइवेट कंपनियां क्या कर रही थी, कम्युनिटी सीट्स हैं उसको यूसअप कर ले रही थी। मतलब किसानों ने कई जनरेशन से क्या किया, कम्युनिटी सीड बैंक है वो डेवलप किया था, वो कायदे से उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई, लेकिन चूंकि उनको जानकारी का अभाव है उन्होंने पेटेंट नहीं कराया था, मतलब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फ्रेमवर्क में नहीं आ पाए थे। प्राइवेट कंपनी को पता चला तो वो क्या करना शुरू कर दिए, सब नहीं लेकिन हाँ कई कंपनीज क्या करती हैं, जल्दी से उसको पेटेंट करा लेती है, मतलब उनकी चीज नहीं है लेकिन पेटेंट करा लिया। अब क्या है, अब कोई भी उसको यूज कर रहा है तो उसको पेटेंट फीस देनी पड़ेगी, पेटेंट फीस देनी पड़ेगी। तो अब्यूजिव एक्ट में ये कहा गया है कि ये इस टाइप के जो मिस एप्रोप्रिएशंस हैं, कम्युनिटी सीट्स के जो मिस एप्रोप्रिएशंस हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनको क्या किया जाए, उनको रोका जाए। साथ ही साथ आइडेंटिकल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको रोका जाए। कम्युनिटी सीट्स का मिस एप्रोप्रिएशन एक चीज हो गई, दूसरा क्या है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कम्युनिटी सीड है वो डेवलप किया गया, या किसी प्राइवेट कंपनी ए ने भी कोई एक सीड बना दी और प्राइवेट कंपनी बी क्या कर रही है, उसी को यूज के मिलता जुलता बस थोड़ा सा जेनेटिक वेरिएशन कर दे रही है। जैसे आपके फ्रेंड ने आंसर लिखा, आपने भी क्या किया, वही आंसर उठाया, बस थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग कर दी, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स और कम्युनिटी सीड्स का मिस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, इसको भी अब्यूजिव एक्ट के श्रेणी में लाने की कोशिश की गई। मतलब ये सारी चीजें अब्यूजिव एक्ट है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। तीसरी एक और चीज है, तीसरी और चीज अब्यूजिव एक्ट में जो ऐड करने की बात की गई है, दैट इज मिसलीडिंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। मतलब किसानों को बेवकूफ नहीं बनाना है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट किया जाता है ना, तो उसमें बताया जाता है एक्स का डीओ लगाइए तो देखिए क्या होता है, हाँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यू आर मिसलीडिंग द कंज्यूमर्स, यू आर मिसलीडिंग द कंज्यूमर्स। तो जो ये सीड कंपनीज हैं, कंपनियां वो प्राइवेट जो फार्मर्स हैं उनको गुमराह करती हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, उनके प्रोडक्ट में उतनी जान नहीं होती है लेकिन वो फॉल्सली एडवर्टाइज कर रही हैं। किसानों को उतनी जानकारी नहीं है, उन्होंने प्रोडक्ट खरीद लिया लेकिन उनको क्या देखने को मिल रहा है, ग्राउंड लेवल पे कोई खास एफिकेसी नहीं रहती है। तो एक प्रोविजन रखा गया एब्यूजिव एक्ट को रिविजिट करने का, जिसमें ये तीन चीजें जो हैं वो आपकी डाली जा रही हैं। फिर क्या है, फार्मर्स की कुछ डिमांड्स हैं, फार्मर्स की कुछ डिमांड्स हैं। फार्मर्स की डिमांड ये है कि जो हमारी कम्युनिटी सीट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए, जो कम्युनिटी सीट्स हैं उसको प्रिजर्व करके कम्युनिटी सीड बैंक बनाया जाए, ठीक है। मतलब एक तरीके का ओपन सोर्स बनाया जाए, ओपन सोर्स। कई कंट्रीज में ऐसा हमको देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका के कई कंट्रीज में हमको ऐसा देखने को मिलता है प्रोविजन कम्युनिटी सीड बैंक्स का। मतलब इट्स एन ओपन सोर्स, कि सरकार क्या की है, एक ओपन पोर्टल बना दी है, ओपन पोर्टल बना दी है और जितने ये आपकी कम्युनिटी सीट्स हैं उसको लिस्ट कर देती है। तो एक प्रकार से मान्यता मिल गई कि ये फार्मर्स ने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव समझ के हिसाब से इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया है, ठीक है। अब क्या है, अब प्राइवेट कंपनियां इस पे फॉल्स पेटेंट नहीं डाल सकती। तो परोडा कमेटी को एक डायरेक्टिव ये भी मिला है कि आप ओपन सोर्स पे भी चर्चा कीजिए, इसको कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्यों आया है, क्योंकि फार्मर्स डिमांड कर रहे थे कि हमारी कई जो कम्युनिटी सीट्स हैं उसके फॉल्स पेटेंट्स ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी करा चुकी हैं। अब क्या है, हमारा ही प्रोडक्ट है, अब उसी को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन अमेंडमेंट्स एसोसिएटेड विद
अमेंडमेंट्स टू PPV-FR एक्ट, ठीक है। इसके पॉजिटिव्स क्या होंगे, क्यों जरूरी है अमेंडमेंट्स, व्हाई अमेंडमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। बताइए। ठीक, मतलब देखिए नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, बायोटेक में चेंजेस हुए हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी है वो बढ़ा सकें। फूड सिक्योरिटी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू इंडिया। 1.5 अरब की जनसंख्या है हमारी। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास खुद का गेहूं नहीं था, तो हम बहुत सस्ता गेहूं खरीदते थे, कहां से, PL 480। फिर क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इट टर्न द टेबल, इट टर्न द टेबल। अब क्या है, अब हम एक्सेस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सेस में। लेकिन अब हमारे पास नए चैलेंजेस हैं, नए वैगरीज हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज आ रहा है। तो अब हमको क्या चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर चाहिए। जो नई सीड चाहिए वो क्लाइमेट रेजिलियंट, क्योंकि अब क्या देखने को मिल रहा है, जहां सूखा पड़ता था वहां बाढ़ आ रही है, जहां बाढ़ आती थी वहां सूखा पड़ रहा है, ठीक है। हम मिलेट्स हैं उसको डेमोक्रेटाइज करना चाह रहे हैं। मिलेट्स अभी तक कहाँ, जो सूखा बंजर एरिया वहां पर उगाए जा रहे थे, लेकिन अब क्या है, मिलेट्स को भी, क्योंकि मिलेट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू है, हम उन एरियाज में जो वहां के नेटिव नहीं है वहां पे भी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर है, उसको पुश करने की, ड्रॉट प्रूफ सीड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सूखा भी पड़ जाए तो बहुत मिनिमल इरिगेशन के साथ हम फसल तैयार कर सकें। तो ये सब कैसे होगा, ये सब बिना बायोटेक्नोलॉजी के नहीं हो सकता है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज की जो वैगरीज हैं वो बढ़ती जाएंगी, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो क्या है, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो अपना एग्रीकल्चर है वो क्या रखना है, क्लाइमेट रेजिलियंट रखना है। क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स चाहिए हमको, ठीक है। इसीलिए देखिए क्या किया गया है, डेफिनेशंस ऑफ सीड्स हैं उसमें भी चेंजेस करने की बात की गई है। बड़ौदा कमेटी को PPV-FRA अथॉरिटी ने एक पॉइंट ये भी दिया है कि आपको क्या करना है, जो सीड्स की डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड करना है, क्योंकि अब इसमें नए एडिशंस, हमको नए एडिशंस देखने को मिल रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स हैं, ट्यूबर हैं, बल्ब्स हैं, टिश्यू कल्चर हैं, ग्राफ्ट्स हैं, ये सारी चीजें ऐड करनी है, ठीक है। तो एक्ट इसलिए जरूरी है सबसे पहले कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज ना हो, खाद्य सुरक्षा एक चीज। दूसरा क्या, क्लाइमेट चेंज को हम प्रभावी रूप से टैकल कर पाए, क्लाइमेट चेंज है उसको हम इफेक्टिवली क्या कर पाए, रोक पाए इन एग्रीकल्चरल डोमेन। ये कब हो जाएगा, जब हम अपने एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर बना लेंगे, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर बना लेंगे। CRA के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए आपके पास, ड्रॉट प्रूफ सीड्स होनी चाहिए, जो मिनिमल इरिगेशन, कम से कम पानी के साथ आप ग्रो कर सकें। और क्या होना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स होनी चाहिए। तीसरा क्या है, एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इकोनॉमी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब इससे सिर्फ हमको पैसा नहीं चाहिए, इस पे 75 करोड़ के आसपास लोग आश्रित हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का ग्रो करना 4% 5% पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विकसित भारत 2047 आपको रियलाइज करना है तो आप 75 करोड़ लोगों को किनारे नहीं छोड़ सकते। तो जैसे हमारी सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रही है, उसी तर्ज पे हमारा एग्रेरियन सेक्टर है वो भी ग्रो करना चाहिए। एग्रीकल्चरल और एलाइड एक्टिविटीज हैं वो भी उसी तर्ज पे ग्रो करना चाहिए। तो एग्री ग्रोथ के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। इस टाइप के अमेंडमेंट्स जो हैं दे आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर रोबस्ट एग्रेरियन एग्रीकल्चरल ग्रोथ। सही बात समझ में, तो इस पे फॉलो अप्स लेते रहिएगा। मतलब PPV-FR पे अभी और आपको आर्टिकल्स मिलेंगे आने वाले समय पे। हिंदू में आया ये, इंडियन एक्सप्रेस में अभी नहीं आया, बट इससे न्यूज, मतलब इस न्यूज से आपका मेंस में क्वेश्चन बनेगा मोस्टली, प्री में भी बनेगा, बन सकता है।
लेकिन मेंस में हाई चांसेस। क्या? नहीं, जैसे रात में लैंडिंग करनी है तो क्या होता है, आपको हाइलाइट्स लगाने, मतलब फ्लोटर्स लगाने पड़ते हैं कि रात में लाइट जलती रहे। लाइट लैंड करती है तो क्या होता है, एयर स्ट्रिप पे लाइट जलती रहती है ना, तभी तो पता चलता है। एटीसी है वो कोऑर्डिनेट करता है। पानी पे लैंड करते हैं, पानी पे चलते नहीं है, मतलब वो पानी पे भी लैंड कर सकता है। मैं दिखा दे रहा हूँ। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। या ऐसे देख लीजिए ना, एम्फीबियन प्लेन लैंडिंग। ऐसे लैंड करते हैं एम्फीबियन प्लेन्स। एक कार्टून आता था टेल स्पिन, ठीक है, उसका जो प्रोटैगनिस्ट था भालू था, बल्लू नाम था उसका, वो चलाता था ये। पीपीवी और एफआर अधिनियम 2021 क्या है? 2025 में इसमें संशोधन क्यों जरूरी है? व्हाट इज पीवीवी एफआर एक्ट 2021 अबाउट? व्हाई अमेंडमेंट टू इट इज एन इम्पेरेटिव इन 2025? लिख लेंगे ये।